ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट में तुम लोग को बताया था ना, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे कोई चीज पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कोई कॉइल घूमेगा तो करंट जो जनरेट होगा, तो तुम लोग को पता है इक्वेशन ऑफ करंट क्या होता है? बताओ तो मेरे को जरा सा फटाफट, इक्वेशन ऑफ करंट क्या होता है? आई बराबर कितना होता है? आई नोट साइन ओमेगा टी। नहीं, ये हो गया करेंट। यानी कि देखो ध्यान से बच्चा, ये जो करंट है ना, ये बार बार टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। एसी में ही होता है ना, प्लस माइनस होता रहता है ना। अच्छा, ये कौन सा करंट है? ये मैक्सिमम वाला करंट है। ये कौन सा करंट है? मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट है। उसी तरह से सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ईएमएफ क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ईएमएफ बताओ तो फटाफट तुम। साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां भी ये कौन सी है? ये मैक्सिमम ईएमएफ है। और ये ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। कभी मैक्सिमम होगा, कभी निगेटिव होगा, जीरो होगा। यही ना होता है एसी में? बोलो हाँ या ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम लोगों को इस दोनों को ध्यान से देखो तो एक नया टर्म इसको बोलते हैं फेज। याद है ना तुम लोगों को? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। ये भी क्या है? हमारा फेज है। फेज का मतलब पढ़ाए थे हम तुमको? नहीं, फेज का मतलब क्या होता है एसएच में पढ़ाए थे, है ना? कि भाई ये बताता है कि उसका किस समय पे क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, क्या करंट है, क्या वोल्टेज है। नहीं हो? देखो ध्यान से, जब यहां पे तुम टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो ये ईएमएफ क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? तो अलग अलग समय पे ईएमएफ का वैल्यू सेम है कि एक अलग अलग है? तो किस समय पे कितना है ये कहां से पता चलता है? फेज से, है ना? अब अभी तुम यहां ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि करंट का जो फेज है और वोल्टेज यानी ईएमएफ का जो फेज है, दोनों क्या है? और हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम फेज में है, हाँ या ना? दोनों। यानी कि जब हमारा टाइम का मान 0 रहेगा तो करंट भी कितना रहेगा और वोल्टेज भी कितना रहेगा? जब जिस समय पे करंट मैक्सिमम रहेगा तो वोल्टेज भी, जिस समय पे करंट निगेटिव होगा तो वोल्टेज भी। यानी दोनों को दोनों एक साथ बढ़ रहा है, दोनों को दोनों एक साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों का फेज सेम हो इसका कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया बात? तो हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो है ना फेज क्या होता है ना? कभी कभी तुम लोग देखा होगा ना, ऐसे भी लिखा रहता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, प्लस क्या रहता है बताओ? या फाई नोट भी लिख देते हैं? नहीं लिख देते हो? बोलो हाँ या ना? रहता है ना ऐसा कि नहीं? तो ये हमारा ये टोटल हो गया। अब इसको क्या बोलते बताओ तुम लोग जल्दी फटाफट। कौन सा फेज? कि शुरुआत में कहां पे है? कौन सा फेज बोलते हैं? इनिशियल फेज। जैसे तुम लोग सुना होगा, अगर कोई आदमी दौड़ रहा है तो कोई यहां से शुरुआत करेगा, कोई यहां से शुरुआत करेगा। नहीं, जो यहां से शुरुआत करेगा, जो यहां से स्टार्ट कर रहा है, दोनों के लिए पोजीशन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना? तो ये शुरू में यहां पे है, ये शुरू में, तो दोनों में कुछ फेज का, यानी कि कुछ फेज इन द सेंस कुछ स्टेटस का, कुछ स्टेट का अंतर है कि नहीं है? ये अलग जगह शुरू कराइए तो ये फेज बताता क्या है? ये फेज बताता क्या है? तो ये एक ऐसा टर्म है, एक जो है जो किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा, हाँ या ना? ये फेज क्या चीज को बताएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका कि तुम निकालना चाह रहे हो। तो हम ये बोल रहे थे ना कि हमको फेज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो प्लीज आज का क्लास एकदम पूरा बेसिक है और इसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है?
तो जो एसएचएम पढ़ लिया है उसको तो ज्यादा समझ में आएगा, और जो एसएचएम नहीं पढ़ा है उसको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए जो पढ़ लिया है वो सीखो, और जो नहीं पढ़ा है वो महासीखो, मतलब कि रटो, है ना, उपाय नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कुछ बताते चलूं फिर से एक बार। तो फेज मैं लिखाना चाहता हूं, है ना, तो फेज के बारे में थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। जैसे देखो मेरा कहने का मतलब समझा, फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग जानता है ना, कि भी नहीं जानता है। फिजिकल क्वांटिटी पहला क्लास से शुरुआत हो जाता है, नहीं ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स में यूज होता। देखो यहां पे कौची बदल रहा है, करेंट। तो करेंट कैसा क्वांटिटी है, फिजिकल है, उसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट है ना फंडामेंटल। इसमें यहां पे क्या बदल रहा है, वोल्टेज। एसएचएम के केस में डिस्प्लेसमेंट बदलता था, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते थे, एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालते थे, याद है ना। तो कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं तो वो किस समय पे कितना है ये कौन बताता है, कौन बताता है, ये फेज उसको बताता है कि किस समय पे। तो लिखोगे, है ना, फेज लिख लो, फेज के बारे में। ऐसे काहे हो लगा ये आवाज थोड़ा सा झंझन आने लगा, आए लिखो फेज के बारे में, लिखो थोड़ा सा फेज। लिखिए फेज, लिखोगे ना कि फेज, है ना, डिफाइंस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू of any physical quantity. Phase defines the instantaneous value of any physical quantity. ठीक है, ठीक है, लिखा। and it tells the deflection, of alternating quantity, deflection of alternating quantity, deflection of alternating quantity जो क्वांटिटी क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, तो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना ऑल्टरनेट हो रहा है, कितना बदल रहा है, ये कहां से पता चलेगा, फेज से। बिना फेज का हमको पता तभी तो पता चलेगा कितना डिग्री पे मैक्सिमम है, कितना डिग्री पे, या किस समय पे मैक्सिमम, किस समय पे मिनिमम है, किस समय पे जीरो है, किस समय पे पॉजिटिव है, किस समय पे नेगेटिव है, कौन बता रहा है, ये फेज ही तो बता रहा है ना। तो देखो किसी भी क्वांटिटी की बात करा मैं, तो हम अगर तुमको बात करें कि इन जनरल हमको पता नहीं है ना क्वांटिटी, एसएचएम में कौची कौची बदलता है बताओ फटाफट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। करंट में क्या क्या चीज बदलता है, एसी में क्या क्या चीज बदलता है, वोल्टेज ऑफ सर्किट, करंट ऑफ सर्किट, सब चेंज हो रहा है ना। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर वेव पढ़ेंगे, वेव, तो वेव में पोजीशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं उसका तो इंटेंसिटी चेंज होगा। अगर बथी लाइट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट लाइट पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स, तो वहां पे क्या चेंज होगा, इंटेंसिटी कभी मैक्सिमम होगा, कभी, हाँ। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी तो कुछ भी चेंज हो सकता है ना। तो इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं ना, कोई भी अल्टरनेटिंग जनरल क्या लिखते हैं ना, कि कोई एक्स क्वांटिटी है, हमें पता नहीं है कोई एक्स क्वांटिटी है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्स नोट साइन, अच्छा जरूरी है प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है ना। तो हम लोग ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का, जहां पे ये क्या है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है बताओ तो, एक्स नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, किसका मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एम्पलीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं,
एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, मैक्सिमम उसका जो वैल्यू होता है, नहीं, जैसे करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम करंट। वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, वेलोसिटी के लिए, तो ही बोल सकते हैं उसको। तो ये एक्स नॉट हो गया। ओमेगा टी क्या है बताओ, यही है इंस्टेंटेनियस फेज। कौन सा फेज है ये, इंस्टेंटेनियस फेज। इंस्टेंटेनियस फेज समझ रहे बात को तुम, इंस्टेंटेनियस का मतलब जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और फाई नोट क्या है बच्चा, बताओ, हाँ, शुरुआत में जब पार्टिकल चलना शुरू नहीं किया उस वक्त कहां पे है। जरूरी है कि हर एक क्वांटिटी जीरो समय पे जीरो ही हो, नहीं ना, आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। समझ में आए बात को, कोई दिक्कत बोलो भाई, नहीं ना, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये तो हमारा रहा, क्या चीज के बारे में अभी बात की हम, क्या चीज के बारे में बात किए, फेज के बारे में बात किए। समझ में आए बात को, कि भाई कोई भी एक इन जनरल फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, जो बदल रहा है टाइम के साथ, कैसे भाई, तो एक्स नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नोट, है ना। अब यहां अगर इनिशियल फेज जीरो है, यानी कि ऑरिजिन से शुरू कर रहा है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिर्फ ओमेगा टी लिखाएगा, है ना। अब यहां पे तो हम लिख दिए हैं कि करंट और वोल्टेज का फेज दोनों क्या है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी में ही, कहीं सेम नहीं होगा, करंट कहीं और जाएगा तो वोल्टेज कहीं और जाएगा, है ना, बड़ा लफड़ा है। तो देखोगे तुम लोग धीरे धीरे, तब इसलिए ये इन जनरल हो गया। उतार लिया तुम लोग, फेज का डेफिनेशन क्लियर है, ये उतार लो, ये वाला, ये सब मत उतारना, ये नहीं उतारो, उतार लिया आए, अगर उतार लिया तो ये तो फेज हो गया। याद है दो गो एसएचएम को जोड़ने के लिए सिखाए थे, याद आया आए, तो उसमें फेज डिफरेंस निकालते थे, नहीं, तो आप लिखेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी कि आप इसको डेल्टा फाई या सिंपली सा फाई भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द डिफरेंस इन फेज ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, नहीं हो, इट इज द डिफरेंस इन फेज ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं तुमको बोलूं बउआ कि देखो, जैसे यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, नहीं, अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो बच्चा एक काम करो, आई का वैल्यू ले लो, आई नोट साइन, सुनना ध्यान से, आई नोट साइन ओमेगा टी ले लो, चलो ओमेगा टी प्लस फाई ले लिए, और v का वैल्यू ले लेंगे, वी नोट साइन ओमेगा टी ले लेंगे। अब तुम मुझे बताओ कि दोनों का फेज सेम है, नहीं ना, एक का, या अभी सिंपल सा इसको फाई वन ले लो, इसको फाई टू ले लो, उसके बाद हम लोग आगे और बताते हैं। अब देखो, आप चलो, करंट अलग फेज में है, वोल्टेज अलग फेज में है ना, इसका फेज कितना है, करंट का फेज कितना है, करंट का फेज बताना, ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाई वन, वोल्टेज का फेज कितना है, अच्छा फेज है ये, सर फेज क्या है सर, ये तो एंगल है सर, एक्चुअली में नहीं, एंगल है, साइन के अंदर में क्या चीज होता है, एंगल ही तो होता है, इसका यूनिट कितना होता है, यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फेज, तो क्या बोलोगे, रेडियन बोलोगे ना। अब क्या डायमेंशन क्या होगा इसका, आए, एंगल का डायमेंशन होता है, एंगल का डायमेंशन होता है, नहीं होता है, तो कैसा क्वांटिटी है ये, तो फेज का कोई डायमेंशन नहीं होता है, बट यूनिट क्या होता है, यूनिट रेडियन होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो फेज डिफरेंस निकालना है तो निकाल लेंगे सर, डिफरेंस, फेज डिफरेंस बताइए सर, फेज डिफरेंस, तो बोलेगा सर बहुत आसान हो गया,
फेज डिफरेंस का डेफिनेशन ही है क्या? डिफरेंस इन फेज ऑफ टू फिजिकल। तो मुझे फेज डिफरेंस है करंट का और वोल्टेज का। तो अगर मुझे चाहिए तो डेल्टा फाई को या फिर फाई को लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन या फाई वन माइनस। ज्यादा में से कम घटाते पता है ना कि भूल गया? कभी भी किसमें किसको घटाएंगे? ज्यादा वाला। अगर मान ले कि ये वोल्टेज का फेज ज्यादा है तो करंट वाला को घटाएंगे, करंट का फेज ज्यादा है तो वोल्टेज वाले को घटाएंगे। नहीं, हमेशा यह ध्यान रखना है कि फेज डिफरेंस जब भी निकाला जाएगा तो किसमें किसको घटाया जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया हूं, तुम लोग को समझ में आया नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसको मैं यहां क्या करता हूं, जैसे मैं पढ़ाया था वैसे ही फिर से एक बार पढ़ाता हूं। फेज डिफरेंस निकालना है मुझे, तो वोल्टेज का फेज माइनस किसका फेज? करंट का फेज। तो बता वोल्टेज का फेज कितना है? वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस। और करंट का फेज कितना है? अब दोनों घटाओ तो ओमेगा टी क्या हो गया? तो क्या बचा? इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था फाई टू माइनस। लेकिन फेज की जब चर्चा होगी तो दोनों मिलके घटेगा, ये भी और ये भी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोगों ने फेज के बारे में जान लिया और दूसरा किसके बारे में जान लिया? फेज डिफरेंस के बारे में जान लिया। क्लियर है ना? अच्छा, फेज डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं? फेज डिफरेंस पढ़ क्यों रहे हैं? तो फेज डिफरेंस हमको बताएगा, फेज डिफरेंस हमको बताएगा कि कौन सा क्वांटिटी किससे कितना आगे है या कौन सा क्वांटिटी किससे कितना पीछे है। यानी कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। लीड और लैग समझते हो? यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है वर्ड जो मैंने बोला, लैग और लीड। बिना लैग लीड समझे हुए क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं है। इसलिए हर एक को आज का क्लास एकदम पूर्णतः बेसिक क्लास है और बारीकी से सीखना है। ठीक है, उतार लो ये जो मैं लिखा हूं फेज डिफरेंस, इसको बारीकी से हम लोग देखते हैं। मैं क्या बोला जी, इधर देखो ध्यान से। मैंने एक फोटो बनाया। अच्छा, फोटो बनाने से पहले मैं क्या करता हूं, एग्जांपल्स लेता हूं एक। चलो एक एग्जांपल्स ले लिया यहां पे। एग्जांपल्स ऐसा है बच्चा कि V जो है ना वोल्टेज, ये लिखा हुआ है V नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा है ना? अब मैं तुमसे बोल रहा हूं इसका ग्राफ मुझे बताओ। अच्छा देखो ध्यान से, कभी भी जब टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं तब पीछे नहीं जाते हैं। टाइम निगेटिव की होता है तो हमेशा ग्राफ इधर से इधर ही बनता है। इधर भी होता है लेकिन बनाते क्यों नहीं बनाते? क्योंकि टाइम कभी निगेटिव। इसका ग्राफ मुझे बनाना है तो बहुत आसान है इसका ग्राफ बनाना। देखो तो जरा सा, ये वैल्यू हमारा V नोट होगा कि नहीं होगा बताओ? ये वैल्यू कितना होगा? माइनस V नोट होगा। यानी कि ये बंदा प्लस V नोट और माइनस V नोट के बीच में क्या करता रहेगा? गोता लगाता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब मैं तुमसे जो बोला उसकी बात सुनना। I बराबर मैं लेता हूं I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई ले लिया। समझिएगा बात को। क्या दोनों का फेज सेम है? बोलो नहीं ना? किसका फेज ज्यादा है, किसका फेज कम है? V का फेज और करंट का फेज। तो अगर मैं डेल्टा फाई निकालूं तो ओमेगा टी में से घटाऊंगा किसको? ओमेगा टी माइनस फाई को। तुमने बोला ना कि वोल्टेज का फेज ज्यादा है करंट का फेज, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है इसका वैल्यू कम है। तो हमेशा डिफरेंस के लिए किसको किसको घटाते हैं? ज्यादा में से। दिमाग के अंदर हम घुसा लेना है नहीं। तो इसमें घटाएंगे तो ओमेगा टी ये तो कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया? अब इसको समझना तुम लोग ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं?
मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सर इस एग्जांपल्स में सर वोल्टेज जो है लीड कर रहा है। समझ में आया बात? वोल्टेज जो है सर आगे है। किससे आगे है? करंट से। कितना आगे है? 5। या कोई बोलेगा सर एक काम करिए, ऐसे लिखिए आप कि करंट जो है करंट जो है वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। किससे? कितना लैग कर रहा है? बात सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना। मतलब करंट पीछे है किससे? वोल्टेज से। या फिर वोल्टेज आगे है किससे? समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? वोल्टेज आगे है, करंट कितना पीछे है? 5 पीछे। नहीं, अगर इसका मैं ग्राफ खींचना चाहूं तो क्या होगा कि जरा चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं। मुझे बताना तुम लोग कि सर अगर टाइम का मान 0 पुट करेंगे, टाइम का मान 0 पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चा लोग? तो बोलेगा सर वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ रहा है। लेकिन करंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा। करंट का वैल्यू क्या आएगा? माइनस में कि प्लस में? माइनस में आएगा ना, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो एंगल क्या बचा? माइनस साइन, है ना। तो माइनस तो बाहर हो जाता है साइन में, तो माइनस में आएगा कुछ वैल्यू। मतलब कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं बच्चा लोग, तो इसका ग्राफ यहां शुरू होगा कि निगेटिव से शुरू होगा? लेकिन निगेटिव से शुरू होगा तो ऐसा कुछ जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग सिर्फ यही लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इधर नहीं दिखाते नहीं है। इधर से देखो शुरू होगा इधर से कहीं, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं ना। टी पावर 0 पे करंट क्या रहेगा कुछ? अरे टी पावर 0 पे करंट क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा ना कुछ, कि नहीं रहेगा निगेटिव? देखो ना ध्यान से, जब 0 पुट करेंगे तो करे क्या आएगा? साइन ऑफ -5। और साइन ऑफ -5 कुछ तो वैल्यू होबे करेगा ना। क्या चीज में? प्लस में कि माइनस में? माइनस में, यही ना आएगा। तो अभी मैं इसको यहां से मिटा देता हूं समझाने के लिए। अब देखो ये किसका इक्वेशन है? देखो इसका इक्वेशन लिखो, इसका इक्वेशन लिखो तो जरा बताओ, इसका इक्वेशन लिखो। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू लिखो, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस कितना? 5। देखिए आज का क्लास यही पढ़ाने वाले हैं, आने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है तुमको क्वेश्चन जो सब्जेक्ट में, इसलिए ये समझना जरूरी है पहले। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? ये एंगल मेजर कर रहे हैं ना, और ये क्वांटिटी है। देखो ये हमारा कौन सा क्वांटिटी है? बोलो। I0। ये कौन सी क्वांटिटी है? -I0, है ना। ऑब्वियसली करंट वोल्टेज थोड़ा सा क्या है? कम है, क्योंकि क्या होता है? I बराबर I0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V0 बटे, तो कुछ तो रेजिस्टेंस होबे न करेगा सर्किट का। तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जब वोल्टेज को भागा देंगे रेजिस्टेंस से, तो वैल्यू क्या आएगा उससे थोड़ा सा। तो इस जो लिमिट जो है वोल्टेज का, जो लिमिट है प्लस माइनस का, और करंट का जो लिमिट है प्लस माइनस का, तो किसका ज्यादा रहेगा लिमिट? वोल्टेज का थोड़ा ज्यादा रहेगा, करंट का थोड़ा सा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए देखिए, अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? तो जितना ऊपर करंट जाएगा उतना ऊपर वोल्टेज जाएगा। वो सब तो तुम लोग का बाद का कहानी है। अभी मुझे ये कितना का डिफरेंस है दोनों में? 5 का है ना, कि नहीं है? अब देखिए, जब हमारा, सुनिए ध्यान से, क्यों है? जब हमारा वोल्टेज कहां जा चुका है? जिस वक्त हमारा वोल्टेज क्या हो चुका है, उस वक्त करंट अभी किधर है? पीछे ही है। नहीं, करंट को मैक्सिमम होने में और एक्स्ट्रा समय लगेगा, हाँ या ना। समझ में आ रहा है बात? ये फोटो देख के कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? करंट देखो, करंट वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी। जब वोल्टेज बढ़ते बढ़ते क्या हो गया?
बट करंट मैक्सिमम हुआ। करंट को मैक्सिमम होने में और समय, यानी पहले कौन मैक्सिमम हो चुका है, तो वोल्टेज आगे है ना, और करंट, समझ में आया बात, यानी कि करंट यहां से शुरू कर रहा है, तो वोल्टेज कहां शुरू कर रहा है, तो उस लाइन को कौन छुएगा, पहले वोल्टेज छुएगा ना, बाद में फिर कौन छुएगा, तो करंट पीछे पीछे चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना पीछे चलेगा करंट, 5 पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा हो गया लैग करना और क्या करना, लीड करना, है ना। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। अब तुम लोग मुझे इसका ग्राफ बताओगे जरा सा, मैं फोटो बना देता हूं और तुम लोग मुझे इसका इक्वेशन बताओ। सब देखो इधर, सब देखो इधर। क्या है जी, दोनों के इक्वेशन बताओ मेरे को तुम। ए, काय हल्ला कर रहा है जी, जाना है तो जाओ। निगेटिव में तो ड्रॉ होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, लैग कर रहा है किससे, करंट से। आगे कौन है, करंट। देखो जब वोल्टेज 0 था तब करंट क्या था, कुछ ऑलरेडी प्लस में था। देखो करंट मैक्सिमम हो चुका है, लेकिन वोल्टेज कहां पे मैक्सिमम होगा जाकर के, अरे वोल्टेज ये है ना मैक्सिमम, और करंट, तो पहले कौन मैक्सिमम हो गया, करंट, बाद में वोल्टेज अभी 0 ही है, तब तक करंट ऑलरेडी उसमें कुछ, तो कौन आगे है। तो अगर मैं V का वैल्यू लिखूं तो V के देखो, लेकिन 0 से कौन शुरू हो रहा है, तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, ओमेगा टी। और करंट का इक्वेशन क्या होगा, I नॉट साइन प्लस फाई, यानी कुछ तो आगे है। तो यहां पे मैं समझ जाऊंगा कि यहां पे क्या लिखेगा, इसका उल्टा लिख देना, क्या, करेंट इज लीडिंग किसको, वोल्टेज बाय, और वोल्टेज इज लैगिंग किसको, करंट, कितना से, क्लियर है, अरे बोलो, अरे हाँ या ना कुछ बोलवे नहीं करते हैं, तो उतारो फटाफट। तो मुझे समझाओ पहले, लैग और लीड समझ में आया, आए, कोई ग्राफ किससे कितना आगे है या कितना पीछे है ये समझ में आया। तो दो फिजिकल क्वांटिटी एसी में कौन कौन, करंट और वोल्टेज, इसमें कंपटीशन रहेगा पूरा सिलेबस, जितना पढ़ाएंगे एसी उतना तक, कौन आगे कौन पीछे है, वही समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में नहीं आया तो जय जय सिया राम, है ना, बोलो भैया राम है राम। चलो जल्दी करो, तो उतार लो फटाफट। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा, पहला पढ़ा फेज, दूसरा क्या पढ़ा, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस से क्या पता चला कि कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है, ठीक है। कौन बोला, मिटाऊं, तो एक चीज और तुम लोग को बताना है मेरे को, जिसका कि नाम है फेजर डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुन लो ध्यान से। हमने बोला कि अभी तुमको बताना है फेजर डायग्राम, यानी इससे पता चलेगा कि वो क्वांटिटी, ये जीरो लाइन है, जीरो फेज है, ये कौन सा लाइन है, जीरो फेज लाइन है, ठीक है। और ये हमारा क्वांटिटी है कोई,
फिजिकल क्वांटिटी, करंट या वोल्टेज, करंट या वोल्टेज। अब देखो इसके लिए मैं बना रहा हूं फेजर डायग्राम। तो बता वोल्टेज कितना है, ओमेगा टी है। तो अगर मैं चाहूं तो जीरो से समझ में आया बात, ये कौन है, कौन है ये, हाँ ये वोल्टेज है। कौन है ये, वोल्टेज है। समझ में आया बात को, जीरो लाइन से जीरो फेज से कितना आगे है, ओमेगा टी। कौन, लेकिन अगर इसकी बात किया जाए, करंट की बात किया जाए, तो करंट कितना है बच्चा लोग, ओमेगा टी माइनस, यानी कि जीरो लाइन से क्या है, पीछे है ना, थोड़ा सा जीरो लाइन से क्या है, पीछे है ना कि आगे है, आगे है कि पीछे है। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 5 है ना। तो ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहां से हम अगर ध्यान से देखें तो कुछ हम लोग 5 ले लेते हैं ना। तो 5 अगर लेते हैं तो आप इधर मान लो ले लो, इधर मान लो 5 ले लिया तुमने, नहीं तो ये हो गया हमारा। या फिर अगर ऐसे नहीं लेना है तुमको तो ऐसे ले लो। कितना पीछे है ये एंगल कितना है 5, तो ये वाला एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। अगर ये मेरा वोल्टेज है तो ये मेरा कौन है, करंट। करंट कितना पीछे है 5 है ना। तो करंट का फेज कितना हो गया ओमेगा टी माइनस। हाँ अब इसका कितना हो गया ओमेगा टी। कोई दिक्कत, अरे बोलो नहीं ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 5। क्लियर है, कोई दिक्कत, बोलो भाई नहीं ना। तो ये हमारा कौन सा डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम। अब इसका बना सकता है फेजर डायग्राम, बना के दिखाओ मेरे को फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इसका बनाओ। ये कौन सा लाइन है, जीरो फेज है ना। अब जीरो फेज है, चलिए तो कितना आगे है वोल्टेज ओमेगा, और करंट कितना आगे है, ये वाला एंगल कितना है, हाँ तो वोल्टेज से आगे है कि पीछे है, आगे है ना। इसमें साफ तुमको ये फेजर डायग्राम है ये हमारा। तो फेजर डायग्राम से आप पता कर सकते हो कि कौन सी क्वांटिटी कितना आगे है या कितना पीछे है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम। समझ लेना बबुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, फेजर डायग्राम बना देगा, बोलेगा कौन सा कितना से लीड कर रहा है, कौन सा कितना से लैग कर रहा है। चल समझ में आ गया होगा। कितना कितना जगह पे ना बच्चा लोग मेरी बात सुनो थोड़ा सा, कितना कितना जगह पे इसको ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा इसको, ओमेगा टी से। तो जब ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेगा, अगर ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया तो यही हो जाएगा मेरा वोल्टेज। नहीं समझ में आ रहा है किसी को। अगर इस लाइन को हम लोग जीरो फेज नहीं बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओमेगा टी बोल रहे हैं, तो फिर मेरा वोल्टेज का फेज कितना था, ओमेगा टी था ना। तो वोल्टेज किधर की तरफ होगा, इधर तरफ होगा ना। और करंट करने होगा, करंट पीछे होगा, इससे कितना पीछे होगा 5, तो इससे पीछे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा करंट। समझ में क्लियर नहीं आ रहा, आ रहा है। इसके लिए बना दो ऐसा ही, इसके लिए बनाओ, देखो ध्यान से। अगर ये ओमेगा टी है तो बताओ वोल्टेज इसी पे होगा, ये हो गया V। और करंट आगे है ना, कितना आगे है ओमेगा टी से, ये तो ओमेगा टी है, ये है। ऐसे ऊपर कितना चले जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे 5। अच्छा बताओ इस डायग्राम में कंफ्यूजन है क्या, बोलो। ध्यान रखें, ये हम किसको लिए, इसको क्या माने हैं, यहां पे जीरो किसको मान लिए,
ओमेगा टी को ही रेफरेंस मान लिए और ओमेगा टी को रेफरेंस मान करके डायग्राम बना रहे हैं, नहीं, इसलिए ओमेगा टी जो रहेगा वही रेफरेंस कहला जाएगा। उतार लीजिए, ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, बात आपका क्या है, सेम है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट। हो गया शुरुआत से एसी, है ना, धनाधन शुरू करते हैं। अब बेसिक हमको पढ़ा दिए, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेजर डायग्राम कैसे बनता है। बाकी एसएचएम आपको आता है कि नहीं आता है? एसएचएम आता है ना, तो दो गो एसी को जोड़ लोगे ना, दो गो एसी करंट को जोड़ लेगा ना जी, दो गो एसी जोड़ने के लिए देंगे, या फिर वही एसएचएम को दो गो जोड़ने मिलेगा। सुपरपोजिशन ऑफ एसी करंट आना चाहिए, रिवीजन कर लेना, भुला गए हो तो। चलिए, तो हम लोग एसी सर्किट पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। ओके, बहुत ही आसान आसान है, खाली बेसिक्स याद रखेगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस पढ़ने वाले हैं किसका? एसी सर्किट का। तो पहले क्या पढ़ेंगे? पहला कम नंबर क्या पढ़ेंगे? प्योर रेसिस्टिव सर्किट। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो कैसे बिहेव करता है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब सिर्फ क्या रहेगा? इंडक्टर रहेगा, तब कैसा बिहेव करता है एसी के साथ। और तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? कैपेसिटर रहेगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसा बिहेव करेगा एसी में वोल्टेज करंट के साथ, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा वोल्टेज और करंट के साथ, और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा किसके साथ? वोल्टेज और करंट के साथ। पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा तो हो गया खत्म। चौथा नंबर पे क्या आएगा? दो को कंबाइन करेंगे, किसको किसको? एल को और फिर पांचवा में क्या पढ़ेंगे? आरसी पहले पढ़ लेंगे। छठा में क्या पढ़ेंगे बताओ? एलसी सर्किट पढ़ेंगे। और सातवां में क्या पढ़ेंगे? आरएल सर्किट। तब ये पूरा मेरा एसी खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे आज कि ये प्योर वाला क्या कर दें, हम लोग खत्म कर दें, है ना। फिर कल ये दोनों खत्म कर दें, और फिर लास्ट में ये तो हो जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो चलो हेडिंग लगाते बिना टाइम गवाए, प्योर रेसिस्टिव सर्किट। रेसिस्टिव सर्किट यानी कि आर ओनली। बहुत आसानी से पढ़ते हैं, और क्या। देखो इधर, मान लो एगो सर्किट ले लिया तुम, कैसा सप्लाई दोगे इसको? एसी की डीसी? अरे एसी सप्लाई दोगे कि डीसी सप्लाई दोगे? एसी। ऐसे डिनोट करते हैं ना एसी, सब बैटरी नहीं लगाते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस कितना है? आर। ये स्विच है। वोल्टेज कितना दे रहे हो? ईएमएफ कितना दे रहे हो? कुछ तो दोगे ना, कि भी दोगे? इट इज नॉट डीसी, इट इज एसी। तो वी विल गिव E इज इक्वल टू इनोट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? अरे बोलो, नहीं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो स्विच को ऑन कर दीजिए, तो इसमें करंट जाएगा? बोलिए, करंट जाएगा। तो इसे घूम जाइए, इसमें लगा दीजिए KVL। यहां से चलते हैं, यहां पे कितना वोल्टेज दिए हैं? एप्सिलॉन। आगे बढ़ते हैं, यहां पे ड्रॉप होगा कि राइज होगा? ड्रॉप होगा। अरे सिंपल सा यार, कितना होगा? प्लस की माइनस? कितना? पहुंच गए फिर से यहां पे, कितना? प्लस क्या चीज? अब
तो लिए लिया तुम, यहीं तो शुरू किया है। ई आगे बढ़े, माइनस, पहुंच गए फिर से, कहीं कुछ मिला ही नहीं, तो क्या हो गया, जीरो। अगर यहाँ इंडक्टर होता तो वहां भी वोल्टेज का ड्रॉप होता, तो एक और ऐड होता। एक बार सीखोगे तो ये पहले सिंगल सिंगल सीख लो, है ना, फिर मल्टीप्लाई करें। तो बताओ एप्सिलॉन बराबर कितना, आई इंटू आर। एप्सिलॉन को कितना दिए हो, आई इक्वल टू कितना निकल गया, यही ना। देखो एप्सिलॉन नोट बटे आर क्या हो जाएगा इसके जगह पर, आई नोट, अरे एप्सिलॉन नोट बटे आर क्या हो जाएगा, वी बटे आर आई होता है ना जी। तो मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट, आई इंटू क्या बच जाएगा। इसका क्या मतलब समझा तुम लोग जी, सर फेज जो दिए थे ना, किसका फेज, वोल्टेज का कितना दिए थे, करंट का भी कितना मिला, मतलब वोल्टेज और करंट अलग अलग फेज में कि सेम फेज में है। तो यहां पे लिख सकते हो ना कि इन पी हेयर V एंड R इन, तो जब हमारा रेसिस्टिव सर्किट होता है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट में फेज कोई डिफरेंस, दोनों का फेज क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाना चाहूं, V एंड I ऐसा, तो बताओ बच्चा लोग, ग्राफ बताओ मेरे को, करंट का बनाओ, वोल्टेज का बनाओ, क्या पता चल रहा है। देखो एक साथ, ये है V नोट और ये क्या है, आई नोट। आई नोट कम क्यों लिए पता चल गया होगा। आई नोट इक्वल कितना है बताओ मेरे को, आई नोट इक्वल कितना है जी। तो मैक्सिमम करंट तो हमेशा वोल्टेज से कम ही मिलेगा ना, क्योंकि आर से क्या पड़ गया है, भागा। देखो दोनों एक साथ जीरो शुरू हो रहा है, दोनों एक ही समय मैक्सिमम हो रहा है, एक ही समय पे दोनों फिर से जीरो, एक ही समय पे फिर, मतलब साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं कि करंट पीछे रह गया वोल्टेज आगे निकल गया, या करंट आगे निकल गया वोल्टेज पीछे रह गया, नहीं ना, एक साथ दोनों एक ही तरह से साथ साथ चल रहा है। हाँ अलग बात है, एक बड़ा है एक, लेकिन चल रहा है दोनों साथ साथ, है ना। तो फेजर डायग्राम बना सकता है इसका, इसको तो हाँ लिखल है, ये है यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिखता हूं आई नोट बराबर V नोट बटे आर। फेजर डायग्राम बना दे, फेजर डायग्राम बता सकता है कोई, कौन सा बना दे, चलो यही बना देते हैं। एगो V है, एगो कौन है, और दोनों का एंगल कितना रहेगा, या फिर पता नहीं दुद्दू को हम क्यों बढ़ा रहे हैं। ये हो गया कौन, I, और वही क्या हो गया V, और ये क्या लाइन हो जाएगा, नहीं हो, अगर ओमेगा टी को रेफरेंस मानेंगे तो यही V होगा, यही, यानी दोनों एक के लाइन में होगा, दोनों के लाइन में कोई डिफरेंस। अगर इसको जीरो मानेंगे तो दोनों कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा टी बनाएगा, तो दोनों यहां रहेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, उतारो तो फिर फटाफट। ये बिहेवियर हो गया कौन सा सर्किट का, अजी प्योर रेसिस्टिव सर्किट, वेरी गुड। मैं तुमसे सिर्फ पूछता हूं, इंस्टेंटेनियस पावर बता सकता है, इंस्टेंटेनियस पावर, मैं प्योर रेसिस्टिव की चर्चा कर रहा हूं। तब पी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तो लोग, वी आई, काय के लिए वी आई भी तो बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत है क्या। V कितना है, V नोट साइन, I कितना है, साइन आई स्क्वायर आर भी लिखेगा ना, तो यही आएगा इक्वेशन, कोई अंतर नहीं आएगा। तो लिखो क्या लिखेगा, V नोट आई नोट हो गया, V नोट और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। हाँ
ये हो गया पावर, तो पावर कितना आ गया, या पी नोट ने लिख करके क्या लिख सकता है इसको, भी मैक्सिमम आई मैक्सिमम पावर भी, अब बराबर इनटू में कितना, जल्दी बोलो, 1 माइनस, भुला गया, अरे कल ही ने बताए थे, नहीं समझ में आया। अरे साइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बटे में 2, भाई सबको पता होना चाहिए। तो बताओ मेरे को बच्चा लोग, एक पूरे साइकिल के बताओ, फॉर कंप्लीट साइकिल, तब P बराबर क्या लिखेगा, 0 से कहां तक, अरे बोलो T तक, किसको, P मैक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, अब बटा में 2, इंटीग्रेट करोगे ना, जो जो बाहर आता है बाहर कर, क्या क्या बाहर आया, तो बाहर करेगा तो बोलेगा सर P को बाहर कर, P बराबर P मैक्स बाहर करिए सर, और इंटीग्रेशन में लिखिए सर आप कितना, 0 से कितना, 0 से कितना T, dt भी लिख दो, अब बटा में T भी भागा दे दो, ठीक है ना, पूरा साइकिल के लिए निकाल रहा हूं एवरेज। तो बताओ मेरे को तुम, अरे क्लियर होगा ना जी, नहीं समझ में आया, टोटल पावर एक साइकिल में कितना टाइम होता है, एक साइकिल के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, अरे एक पूरा साइकिल के पीरियड को क्या बोलते हैं, कैपिटल टी, तो टोटल पावर बटे में टोटल टाइम होता है एवरेज, तो साइकिल के लिए एवरेज निकाल रहा हूं, है ना। तो देखिए इधर ध्यान से, ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है ना, कॉस का ग्राफ पूरे साइकिल के लिए कितना देगा, 0 देगा, अरे कॉस का ग्राफ पूरे साइकिल के लिए कितना देगा, साइन का ग्राफ पूरे साइकिल के लिए कितना देगा, क्योंकि जितना प्लस उतना है जोड़ के क्या हो जाता है, तो ये क्या मिलने वाला है, तो क्या बचा, तो P का वैल्यू कितना आ गया, P मैक्स बाय, अरे यार इंटीग्रेशन कर लो ना इसको, जिसको करना होगा, करने की जिसको मन होगा कर दे, क्या फिर से कट देना जाएगा इसके साथ, गड़बड़ था गियो, नहीं समझ में भी नहीं आया, चलिए जी देखिए अब फिर से हमको एक बार कर दे रहा हूं, मैं करवाऊंगा नहीं, देखिए इधर P बराबर P मैक्स और T है ना, ये चलो इसका इंटीग्रेशन करो, 1/2 इंटू डी टी का, 1/2 इंटू टी माइनस कॉस का, अब बटा में 2 ओमेगा नीचे आएगा ना, तो 2 पहले से और 2 ओमेगा और भागा पड़ा, तो क्या हो गया 4 ओमेगा, और 0 से कहां तक T तक, P मैक्स रहने दो, अब बटा में T भी रहने दो, यहां रखो T बाय माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू, अब बटा में कितना 4 ओमेगा, रख दिए ना दोनों जगह T आए, अरे यहां भी T रख दिए, यहां भी T रख दिया ना, फिर माइनस, अब दोनों जगह क्या रखेंगे, तो यहां रखो 0, सही है जी, बोलिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, P मैक्स अब बटा में T, ये कितना बचा, ये पता है ना 0 होता है, 0 होता है, 2 ओमेगा, T का वैल्यू कितना, ओमेगा कितना पढ़ा है, 10 सर्कुलर मोशन में पढ़ाए हुए हैं, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बटे, रखो यहां पे, ओमेगा जगह पर क्या रखेगा 2 पाई बटे, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई गुने 2 4 पाई, तो साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन 4 पाई साइन 5 पाई सब क्या होता है 0 होता है, तो ये भी कितना हो गया, ये तो 0 है, ये है, रिवीजन कर रहा हूं मैं, ये 0, ये भी कितना, तो कौची बचा यहां पे, तो ये क्या हो गया, क्या आया था आंसर, आए P बराबर कितना आया था, P मैक्स बटे 2 आया था यार, यही तो बोले थे हम प्योर रेसिस्टिव, अलग क्या बोले थे, दूसरा कौन सा बोला मैंने,
प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। देख तो ईएमएफ देगा ना सप्लाई में, कितना देगा? ए नोट कुछ दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं जो हम लिखे वही लिख सकता है, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुमको जो क्वेश्चन आएगा ना जरूरी है यही देगा। आपके क्वेश्चन में तो कुछ फंक्शन दे सकता है, आपको समझदारी से काम लेना है। तो देखिए इधर इसका इंडक्टेंस कितना लेते हैं, कितना लेते हैं? एल। अब ये समझना है कि जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसमें क्या बहेगा? करंट बहेगा। अप्लाई कर देंगे केवीएल, अप्लाई करें केवीएल। यहां पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। यहां पे ड्रॉप होता है, कितना होता है ड्रॉप? वोल्टेज कैसे निकलता है इंडक्टर का? याद रखोगे नहीं ना तो बड़ी मार खाओगे। इंडक्टेंस में वोल्टेज ईएमएफ कैसे निकलता है? ईएमएफ कैसे निकलता है इंडक्टर का? एल इंटू डी आई बटे, नहीं पढ़े हो? याद रखना पड़ेगा बेसिक फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज कैसे निकलता है? आई आर। इंडक्टर में कैसे निकलता है वोल्टेज? एल इंटू डी आई बटे। कैपेसिटर में वोल्टेज, वोल्टेज क्यू बाय सी। इसको बनाओ और क्या, चलो लिखो। एप्सिलॉन बराबर कितना? एल इंटू, निकालना क्या है? करंट निकालना है ना। अरे निकालना क्या है? करंट। एप्सिलॉन कितना दिया हुआ है? अरे एप्सिलॉन दिया हुआ है ना, कितना? बराबर क्या लिखेगा? एल इंटू, तो क्या करें हम, इसको इधर भेज दें? तो बताओ तो एल इंटू कितना बराबर में, जल्दी बोलो। एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी इंटू में, चलो एल रहने, इंटीग्रेट कर देना जी, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेट कर दीजिए। कितना आया? इधर जा बताइए जल्दी सा। एल रहने दो, इधर क्या हो जाएगा? आई, बोलो हाँ या ना। चलिए बराबर कितना आए? एप्सिलॉन नोट तो बाहर, साइन का इंटीग्रेशन, यही ना। अब प्लस में कितना? है ना। हालांकि सी का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, कांस्टेंट आप 0 ले सकते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर बात करूं फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, तो आई की वैल्यू कितना होता है? 0। और टी की जगह पर कितना होता है? टी की जगह पर क्या होता है? तो जब यहां पुट करेगा ना तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे सुन रहा है मेरा बात को? कंप्लीट साइकिल के लिए आई क्या आएगा? और टी का मान जब यहां पे कैपिटल टी रखेगा ये भी 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आई का वैल्यू भी 0 है, तो क्या आएगा? सी का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी का लफड़ा मत लेना। और जिसको इच्छा है उसको अपना वो क्या करेगा, लिमिट को पुट कर सकता है। तो मेरा आया आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बटा ओमेगा इंटू एल माइनस कॉस ओमेगा टी। देखो तो सही लिखा हूं। आई इज इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन नोट भागा इधर आएगा ना ये एल, आई ओमेगा है ना, तो भागा हम कितना? ओमेगा एल, और इंटू में अब माइनस कॉस को कैसे लिखें जी? बताइए, आराम से लिख सकता है। लिख दो, आ जाएगा।
साइन कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 नहीं है, कितना है, हाँ इसलिए माइनस यहां पे आया है। ठीक है, क्योंकि थीटा माइनस 90 है, 90 माइनस थीटा नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा नहीं है, साइन थीटा माइनस 90 है। क्यों, क्योंकि हमके माइनस को क्या करना था, यहां पे एडजस्ट करना है। अब मुझे बताओ, वोल्टेज तुमको दिख रहा है, सप्लाई वोल्टेज जो दिया था इंडक्टर वो कितना दिया था, भी कितना दिया था, भी देखो देखो जरा सा कितना दिया था, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी दिया था। और करंट कितना आया, साइन ओमेगा टी माइनस। तो ये बताइए करंट क्या कर रहा है, पीछे है कि आगे है, पीछे है, कितना डिग्री से, तो चूंकि ईएमएफ बराबर कितना था, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस बताओ तो, फेज डिफरेंस फाई आया ना, सॉरी घटा दो ना, ज्यादा किसका फेज है, ज्यादा कौन है, ई की ई, ये वाला ना, तो इसमें इसको घटाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा ना जी। तो बताइए मेरे को आप कि यहां से हमको पता चला इंडक्टिव सर्किट में अगर इंडक्टर लगा हुआ हो तब करंट और वोल्टेज एक ही फेज में नहीं रहता है। पता है क्यों, क्योंकि इंडक्टर का काम है करंट को क्या करना, अपोज करना। जब वोल्टेज देखो मैक्सिमम जब दिया होगा तो करंट बढ़ने नहीं दे रहा होगा वो, और फिर जब वोल्टेज घट रहा होगा तो फिर करंट घटने नहीं दे रहा होगा वो। समझ में बात, याद है कि नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट करता था ना, अपोज करता है ना, इसी वजह से। तो बताइए यहां पे क्या लिख सकते हैं, हेयर करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय कितना डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री से। कौन लैग कर रहा है, करंट, किससे, तो भैया मेरे ये चीज बताओ मेरे को तुम अब जरा ध्यान से कि ग्राफ भी बनाएगा जी, बना दो, बनाओगे तो और क्या, बनाओ बनाओ। पहले तो तुम वोल्टेज का ग्राफ बनाओ, वोल्टेज का तो तुमको ओमेगा टी के टर्म में पता है, ये किसका ग्राफ है, बोलो, वोल्टेज का। आज तुमको पता नहीं है कितना डिग्री होता है बच्चा लोग, अरे बोलता ही नहीं कुछ हो, 0। यहां पे कितना होता है, यहां पे ये और ये, फिर ये, फिर ये 3 पाई होता है ना। अब सुन, देख जरा सा ध्यान से, कहां से करंट शुरू होगा, कितना डिग्री के बाद करंट शुरू होगा, 90 डिग्री के बाद शुरू होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, पीछे है। नहीं समझ में आ रहा है बात को, जिस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम है करंट स्टार्ट हो रहा है, जब हमारा वोल्टेज 0 हो चुका है करंट क्लियर है, कितना डिग्री से पीछे है, हाँ इन ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना डिग्री है, पाई बाय 2। अब फेज डायग्राम बनाने आता है, चलिए बताइए मेरे को आप, ये कौन है, कौन है ये, अरे कौन है ये, 0 लाइन नहीं रहा हुई मैं इसको, तो कौन है ये, करंट कने हैं, करंट कने हैं, आगे की पीछे, कितना पीछे, तो यहां से कितना एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बनेगा, ये कौन है, समझ में नहीं आया, अरे नहीं आया, वोल्टेज से करंट कितना पीछे है,
है ना पीछे 90 डिग्री। अगर ओमेगा टी को रेफरेंस मानते तब ये ओमेगा टी होता, तब ये क्या होता, ये क्या होता मेरा बी होता, और करंट किधर होता, ये होता। कितना डिग्री रहता, मतलब क्या, इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज क्या हो रहा है, सेम फेज में है। सोचो, तो इसलिए मैं बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर बार करंट और वोल्टेज साथ साथ ही चले। यह सर्किट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सर्किट में क्या कहानी हो रहा। तो इंडक्टर के केस में हमने क्या देखा कि, हाँ बोलो, कि बताओ, करंट जो है ना 90 डिग्री पीछे हो जा रहा है, किससे, वोल्टेज से। अब क्यों हो रहा है, रीजन पता है, याद कीजिए पहला जब हम लेक्चर पढ़ाए थे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, क्या बोले थे कि करंट तो जाना चाहेगा, बढ़ना चाहेगा, लेकिन कौन बढ़ने नहीं देगा, उसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, क्योंकि लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ था ना, अपोज करता है, चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। वोल्टेज चाह रहा है करंट बढ़ा दें, लेकिन कॉइल क्या चाह रहा है, इसी चक्कर में वोल्टेज तो मैक्सिमम रहता है लेकिन करंट जीरो रहता है ना, और दोनों आगे पीछे हो जाता है। तो कौन पीछे हो गया, करंट पीछे हो गया। क्लियर है, बोलिए, उतार लीजिए। तब एक चीज और बताऊं मैं तुम लोगों को, टी बराबर इंफिनिटी जब लेते थे और टी बराबर जीरो जब लेते थे, याद है, इंडक्टर सर्किट और रेसिस्टिव सर्किट नहीं पढ़ाए थे, तो जब टी का मान जीरो तो इंडक्टर को क्या मानते थे, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मानते थे, और टी इंफिनिटी पे शॉर्ट सर्किट मानते थे। अरे एक बार जानते हैं, मतलब मजा, अगर जानते कहानी कहां से शुरू होता है ना, पीछे का चीज हमेशा दिमाग के अंदर घूमना चाहिए, तब ना कहानी लिंकअप जब तक नहीं होगा फिजिक्स में तब तक मजा ही नहीं है। अब पीछे का चीज तुम लोग छोड़ चुके हो, लगता है कि पढ़ के कॉपी में रखे बस खत्म कहानी हो गया। आइए पढ़ के आप लोग EMI, है ना, तब मजा आएगा यार, मेरे को और ज्यादा बताने में इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहीं पे तो जड़ है, लिंक नहीं कर पाना पीछे को चीज को आगे से। चलो देखो एक चीज और पढ़ाते हैं तुमको हम। अच्छा, दोनों डायग्राम बना रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है तुम, आए, हाँ, काहे कि ना कभी कभी देखेगा इहो बनल रहेगा, कोई कोई किताबा में ऐसे भी रहता है, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कहीं कहीं क्वेश्चन वैसे ही पूछ सकता है। इसीलिए तुम लोग समझ जाओ कि क्या कहानी चल रहा है। मैंने तुमको बोला सर आई का मैंने आपने वैल्यू लिखा एप्सिलॉन नोट बटा में ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस कितना लिखा, π/2 लिखा ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि सर बताओ ये क्या है, तो सर एप्सिलॉन नोट लिखिए, बटे में एक्सेल लिख दीजिए आप। आई, और अब मैं इसको लिखता हूं आई बराबर सुनना ध्यान से, एक्सेल बराबर कितना है, एक्सेल किसको बोले हैं, ये पता है क्या है, इसको नाम देते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। यूनिट क्या होगा इसका, जो रेजिस्टेंस का यूनिट। देखिए समझिए बात को, अब हम लोगों को ना तीन सर्किट मिलने वाला है, रेजिस्टेंस में मिलने वाला है, इंडक्टेंस में मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है, कैपेसिटेंस में मिलने वाला है। नहीं तो रेजिस्टेंस के लिए तो तुमको पता है ना, आर जो कि अपोज करता है, यहां पे अपोज कौन कर रहा है, तो एक्सेल ओमेगा इंटू एल को बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस ही है, क्या है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर का। किसका रेजिस्टेंस है, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको आर से डिनोट नहीं ना करेंगे, क्योंकि आर से करेंगे तो फिर उस रेजिस्टेंस के लिए क्या चीज डिनोट करेंगे, नहीं, तो इसका एक अलग नाम से डिनोट कर दिया गया एक्स, लेकिन एल लगा दिया गया। एल किसके लिए लगा दिया, इंडक्टर के लिए लगा दिया, क्योंकि इंडक्टर का सिंबल क्या है,
एल है ना, तो ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का। तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। ऐसा सिंपल सा रेजिस्टेंस कितना होता है? आर होता है। क्लियर है ना? तो इंडक्टर रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। अगर दोनों को इक्विवेलेंट निकालना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? अब इंपीडेंस पड़ेगा, नाम चेंज हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका किसका? रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का। एक और चीज रहेगा, कैपेसिटेंस भी रह सकता है ना, तो उसका इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे, नाम देंगे इंपीडेंस। क्या बोलेंगे? इंपीडेंस। आगे पढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग कंबाइन नहीं किए हैं दो को, अभी तो अलग अलग, खाली कैपेसिटर है, खाली रेजिस्टर है, खाली इंडक्टर है। तो इंडक्टर में एक नया टर्म पता चला ना, क्या पता चला बताओ? इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका काम क्या है? जो काम रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को। इसका भी काम क्या है? करंट को। रेजिस्टेंस किसके लिए होता था? वायर के लिए। इस किसके लिए होता है? कॉइल के लिए। ये किसके लिए होता है? कॉइल के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? उतार लो ये।